अच्छा जी, जल्दी से ना हम क्विक एक रिकैप कर लेते हैं जो कि हमने शुरू से लेके अब तक जो भी चीज़ें पढ़ी थी उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा कि हमने समझा था ऑडिट क्या होता है, एश्योरेंस क्या होता है, कुछ बेसिक बेसिक बातें पढ़ी थी। कुछ 5 एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि आइज़ा 200 जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक ऑडिटर का मकसद क्या होता है, जिसके अंदर हमने 3 बातें पढ़ी थी कि रीजनेबल एश्योरेंस लेंगे, रीजनेबल एश्योरेंस से हम जब एश्योरेंस आ जाएगी तो हम ओपिनियन अपना फॉर्म करेंगे, ओपिनियन फॉर्म करने के बाद हम एक रिपोर्ट की शक्ल में हम शेयर होल्डर्स को एक रिपोर्ट दे रहे होंगे। ठीक है, फिर हमने ये बातें पढ़ी थी, कुछ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पढ़ा था, प्रोफेशनल जजमेंट पढ़ा था, जो कि हमने थ्रू आउट द ऑडिट हमने मेंटेन रखना होता है। ठीक है, ये बातें हमने पढ़ी थी। फिर इसके बाद हमने बोला कि ठीक है, हमने सारी ऑब्जेक्टिव वगैरह समझ लिया, अब ये चीज़ हमें बताओ कि भाई अगर लेट से क्लाइंट आता है हमारे पास ऑडिट करवाने तो क्या करें, इसको एक्सेप्ट करें नहीं करें। तो हमने बोला एक्सेप्ट करने से पहले कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्लाइंट हमारी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी है नहीं है, क्लाइंट की इंटेग्रिटी ठीक है नहीं है, क्या हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स को मीट करें नहीं करें, तो वो सारी बातें पढ़ी। फिर इसके बाद हमने बोला अगर तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑडिट स्टार्ट करने से पहले एक टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बना लेंगे। ठीक है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जिसके अंदर कुछ मैंडेटरी बातें थी, जिसके अंदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसके अलावा किस फॉर्म में मैं जो भी रिपोर्ट्स दे रहा हूँ वो किस फॉर्म में दे रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें हम ऑन डे 1 डिसाइड कर लेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज अगर करने की बात आएगी तो उससे रिलेटेड कुछ बातें पड़ी थी। फिर इसके बाद हमने एक और चैप्टर पढ़ा जिसके अंदर हमने चीज़ें पढ़ी कि यार रिस्क के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद हमने बोला कि यार अब हम प्लानिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ऑडिट स्टार्ट करने के लिए हमने बोला कि यार प्लानिंग सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। प्लानिंग के अंदर हमने बोला 2 चीज़ें होती हैं, एक ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान। सबसे पहले ऑडिट स्ट्रेटजी हम बनाना हमने सीखी। ऑडिट स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमने बोला कि यार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेजमेंट कि भाई हमारा ओवरऑल सिलेबस क्या है, क्या क्या रेगुलेशंस, क्या क्या IFRS स्टैंडर्ड्स, जितनी भी चीज़ें क्या क्या उनकी एप्लीकेशन हो रही है, वो सारी चीज़ों को हम समझेंगे। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें रिपोर्ट कब देनी है, कितने टाइमलाइन है, हमारे पास टाइमलाइन कितनी है, और किन एरियाज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, और क्या क्या रिसोर्सेज की हमें नीड होगी। तो ये तो हमने बातें पढ़ी थी सारी की सारी ऑडिट स्ट्रेटजी से रिलेटेड। फिर हमने ऑडिट प्लान के बारे में पढ़ा था, जो कि हमने बोला था कि यार ये डिटेल्ड प्लान होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कब परफॉर्म करेंगे, कितने परफॉर्म करेंगे, इसी तरीके से कंट्रोल प्रोसीजर्स कितने परफॉर्म करेंगे, कब करेंगे, तो वो सारी बातें हमने पढ़ी। फिर इसके बाद हमने बोला सस्टेनेटिव प्रोसीजर भी कब परफॉर्म करेंगे, तो तीनों चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। अच्छा, उसी के अंदर ही हमने पढ़ा था डायरेक्शन में मटीरियलिटी और रिस्क असेसमेंट। तो मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट ऑडिट प्लान से निकला, आइज़ा 300 से हमने मटीरियलिटी को समझा, जिससे परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी समझी। फिर इसके बाद हमने रिस्क असेसमेंट समझा, फिर हमने फ्रॉड समझा, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अच्छा, फिर इसके बाद हम आ गए रिस्क असेसमेंट। जब हमने समझा था तो रिस्क असेसमेंट में हमने बोला था कि यार हमें रिस्क की असेसमेंट करने के लिए हमें 2 काम करने पड़ते हैं। तो या तो हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट हमें ऑब्टेन करना पड़ेगा, और अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी इंटरनल कंट्रोल्स की, इंटरनल कंट्रोल की सिस्टम की। तो वहाँ से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का कॉन्सेप्ट निकला। फिर हमने फर्दर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझा कि उसके 5 कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसको हमने डिटेल में समझा। फिर वहाँ हमने समझा कि अगर तो इंटरनल कंट्रोल्स हमें आइडेंटिफाई होंगे तो उसका क्या करेंगे। हमने बोला उसका डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन की टेस्टिंग करेंगे। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन अगर तो पास हो जाएगा तो उसका TOC परफॉर्म करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करेंगे। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का कॉन्सेप्ट वहाँ से निकला, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वाला चैप्टर फिर हमने डिटेल में पढ़ा था। सेल्स साइकिल क्या होती है, परचेज साइकिल क्या होती है, पेरोल साइकिल क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी। तो अभी तक हमने ये जर्नी पूरी करी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स तक। सबको यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से मुझे कंफर्म करें, सबको यहाँ तक क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल, कोई पुराने रिलेटेड चीज़ों से कोई सवाल किसी को? जल्दी से कंफर्म करो यार, किधर चले गए भाई सारे? भाई इतने सारे लोग मेरे पास हैं, तो वो सारे के सारे मुझे जवाब दें। एसएम कह रहे हैं सर क्लियर है, फ़ाहद अवान कह रहे हैं क्लियर है, साद सिद्दीकी कह रहे हैं क्लियर है। अच्छा जी, हमारे पास एक नए स्टूडेंट ने भी ज्वाइन करा है जो कि राइस नाम है। राइस भाई, आप क्या प्रीवियसली आपने लेक्चर्स लिए थे? जल्दी से मुझे कंफर्म करें, प्रीवियस लेक्चर्स क्या आपने ले लिए हैं? जल्दी जल्दी कंफर्म करें। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? राइस कह रहे हैं क्या लिख रहे हो? NG
सही से लिखो यार, क्या लिख रहे हो? जी सर, प्रीवियस लेक्चर्स आपने ले लिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, तो समझ में आ गया। अच्छा जी, एसएम का सवाल आया कि सर कंट्रोल रिस्क मींस वीकनेस दैट माइट बी प्रेजेंट इन इंटरनल कंट्रोल्स। देखें, कंट्रोल रिस्क ये होता है कि हो सकता है कि यार कंट्रोल फेल हो जाए, ठीक है। कंट्रोल, एक तो होती है वीकनेस, वीकनेस मतलब कि कंट्रोल में डेफिशिएंसी है, कंफर्म्ड है। कंट्रोल वीकनेस मतलब कंट्रोल में कुछ मसला है, ठीक है, डेफिशिएंसी है, डिज़ाइन ठीक नहीं है या तो इम्प्लीमेंटेशन सही हो नहीं रही, ये कंट्रोल की वीकनेस है। समझ में आ रही है? कंट्रोल की वीकनेस मतलब कि ऑलरेडी कुछ मसला है, डिज़ाइन ठीक नहीं है। कंट्रोल रिस्क मतलब कि डिज़ाइन भी ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, लेकिन फिर भी रिस्क है कि हो सकता है कि ह्यूमन एरर की वजह से वो चीज़ मिस हो जाए। समझ में आ रही है? डिज़ाइन ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि फेसबुक में आपका आईडी और पासवर्ड लगा हुआ होता है, ठीक है, आप अकाउंट लॉगिन करते हैं, आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और फिर जाके लॉगिन होते हैं, ठीक है, ये कंट्रोल है, ठीक है, कोई और आपका अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकता। लेकिन कंट्रोल रिस्क तब भी है कि आपका अकाउंट हैक हो सकता है। समझ में आ रही है? ये कंट्रोल रिस्क है कि भाई कोई ना कोई हैकर क्या करे, आपके पासवर्ड्स को बाईपास कर ले और वो आपका अकाउंट लॉगिन कर ले। दैट्स अ कंट्रोल रिस्क, कि कंट्रोल फेल हो जाए, आपका आईडी पासवर्ड होने के बावजूद वो आपके अकाउंट को लॉगिन कर ले, तो ये कंट्रोल रिस्क है। समझ में आई? एसएम क्लियर है यहाँ तक? हालांकि कंट्रोल का डिज़ाइन भी ठीक है, इम्प्लीमेंटेड भी हुआ है, लेकिन फिर भी एक कंट्रोल रिस्क है कि यार बाईपास वो कर सकता है। लेकिन उसके चांसेस कितने? उसके चांसेस आप बोलोगे यार स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इन्होंने फेसबुक वालों ने कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, तो उसके चांसेस क्या हुए? कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम चांसेस है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार इनके जो इन्वायरमेंट है, स्ट्रक्चर है, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, जहाँ पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ आप बोलोगे कंट्रोल रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि हैकर फिर इजीली जज कर लेगा पासवर्ड को, ठीक है। डिपेंड करता है कि भाई पासवर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा आजकल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बैंकिंग वालों में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपने हर महीने पासवर्ड को चेंज करना है, पासवर्ड आप पुराना वाला रख नहीं सकते, पासवर्ड के अंदर आपको स्पेशल कैरेक्टर भी रखने हैं, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने रखना है। तो इस टाइप की जब रिक्वायरमेंट होती है तो कंट्रोल रिस्क क्या होगा? कम होगा, कि पासवर्ड जज करना एक हैकर के लिए डिफ़िकल्ट होगा, उस पासवर्ड को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। अगर उसको मिल भी जाएगा तो वो हर महीने चेंज हो रहा है, तो कंट्रोल रिस्क क्या हुआ? कम हो गया, क्योंकि उसके अंदर पासवर्ड के साथ साथ और चीज़ें भी स्ट्रॉन्ग करी हुई हैं कि भाई पासवर्ड आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, हर महीने चेंज करना है, प्रीवियस पासवर्ड आप नहीं रख सकते। समझ में आ रही है बात? सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ, सबको क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। जल्दी जल्दी बताओ, सबको क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा जी। अच्छा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे थे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। अच्छा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई मुझे ऑडिट एविडेंस क्या चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रोसेस ये होता है कि हमने प्लानिंग करी, प्लानिंग करने के बाद हमने रिस्क असेसमेंट करी, किस एरिया पर हमें काम करना है, ठीक है, मटीरियलिटी सारी चीज़ें हमने देख ली, उसके हिसाब से हमने रिस्क असेसमेंट कर ली, किस एरिया में काम करना है, किधर रिस्क ज़्यादा है। तो अब क्या करेंगे? जिधर रिस्क ज़्यादा होगा उधर क्या करेंगे? प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है। प्रोसीजर्स परफॉर्म करके हम क्या करेंगे? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। पहले क्या आ रहा है? प्रोसीजर्स की परफॉर्मेंस। समझ में आ रही है साइकिल? प्रोसीजर्स की परफॉर्मेंस पहले होगी और उससे मुझे क्या मिलेगा? एविडेंस मिलेगा। उस एविडेंस की बेसिस पे मैं क्या करूंगा? अपना ओपिनियन फॉर्म करूंगा कि क्या ये सही है या गलत है। बात समझ में आई? यस और नो? जल्दी से मुझे साथ साथ कंफर्म करो। पहले प्रोसीजर्स परफॉर्म होगा तो मुझे एविडेंस मिलेगा, बगैर प्रोसीजर्स के एविडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जब अक्सर अगर आपकी शादी वगैरह इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में होगी तो आपकी पहले इंक्वायरी होती है, ठीक है ना। वो लड़की वाले ना पहले इंक्वायरी करवाते हैं, अगर लड़की की हो रही है तो वो भी एक इंक्वायरी, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो अड़ोस पड़ोस से पूछेंगे, आपके दोस्तों से पूछेंगे भाई लड़का कैसा है, लड़का कितना कमाता है, आपके ऑफिस के अंदर आएंगे। तो ये सारी एक्टिविटी वो क्या करें? प्रोसीजर्स
परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं, फिर उससे उनको क्या मिलेगा, एविडेंस मिलेगा। अगर लेट से ऑफिस में आएंगे, ऑफिस वालों से पूछेंगे भाई लड़का कितना कमाता है, वो बोलेंगे इतना कमाता है, ठीक है, अब उनको क्या मिला, ये एविडेंस मिला, ठीक है। तो प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, आपकी कंपनी में जाके विजिट करेंगे, उनसे पूछेंगे ये क्या है, प्रोसीजर है, ठीक है, उससे जो सामने वाला बंदा रिप्लाई करके बताएगा वो क्या है, एविडेंस है। क्लियर हो रहा है, प्रोसीजर्स और एविडेंस क्लियर हुआ, सबको यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, सबको यहाँ तक क्लियर है? इंटरिम प्रोसीजर्स आर नॉट सब्सटीट्यूट ऑफ फाइनल प्रोसीजर। अभी इंटरिम और ये सारी चीज़ें छोड़ दो, अभी सिर्फ इतना समझो, एविडेंस और प्रोसीजर्स, ठीक है, एविडेंस और प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, प्रोसीजर्स इज एन एक्टिविटी, ठीक है, प्रोसीजर्स इज एन एक्टिविटी, कि भाई मैं जा रहा हूँ उसकी कंपनी में, जाके विजिट कर रहा हूँ, सामने वाले बंदे से पूछ रहा हूँ उसके बॉस से भाई इसकी सैलरी कितनी है, ठीक है, उसके दोस्तों को कॉल कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ भाई ये बंदा कैसा है, ये बंदा सिगरेट तो नहीं पीता, ये बंदा किन लोगों में उठता बैठता है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, डेट्स एंड प्रोसीजर। समझ में आ रही है बात? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रोसीजर इज एन एक्टिविटी। उस एक्टिविटी से हमें क्या मिलेगा, जो सामने वाला बंदा मुझे रिस्पॉन्स करेगा उससे मुझे एविडेंस मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मुझे एविडेंस चाहिए क्या? देखो, प्रोसीजर मैं वो परफॉर्म करूंगा जो मुझे एविडेंस चाहिए होगा। समझ में आ रही है? मुझे पहले ये पता हो मुझे एविडेंस चाहिए क्या। अगर एक बंदे को एविडेंस ये चाहिए कि भाई इसकी सैलरी कितनी है, मुझे ये कंफर्म हो जाए, तो पहले मैं एविडेंस अपने डिसाइड करूंगा मैं किस एविडेंस की तलाश में हूं। बात समझ में आ रही है? हालांकि पहले प्रोसीजर परफॉर्म होगा तो एविडेंस मिलेगा, लेकिन मुझे पता होना चाहिए प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले मैं क्या एविडेंस चाह रहा हूं, क्या एविडेंस ढूंढ रहा हूं, तो मैं उसके हिसाब से प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। अगर मैं सैलरी का कंफर्मेशन के लिए मुझे एविडेंस चाहिए, तो पहले मैं डिसाइड तो कर लूं कि मुझे सैलरी का कंफर्मेशन का एविडेंस चाहिए, तो मैं उसकी कंपनी में जाऊंगा ना। तो प्रोसीजर के डिसाइड बाद में होगा, पहले मुझे ये कंफर्म हो जाए कि मैं एविडेंस क्या तलाश कर रहा हूं। समझ में आ रही है बात? अच्छा जी भाई, रियाज का मैसेज है, सर दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, आई नीड टू लीव क्लास। कोई मसला नहीं है बच्चा, आप रिकॉर्डिंग ले लेना, कोई मसला नहीं है, अर्जेंसी में बिल्कुल आप लीव कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सबको समझ में आ रही है बात मेरी? सबको बात मेरी समझ में आ रही है कि भाई मुझे पहले प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है, फिर एविडेंस मिलेगा, लेकिन मुझे पहले पता होना चाहिए मैं एविडेंस तलाश क्या कर रहा हूँ, किस चीज़ का एविडेंस ढूंढ रहा हूँ। तो वो एविडेंस पहले मुझे पता हो कि भाई ये एविडेंस तलाश कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं प्रोसीजर परफॉर्म करूँगा। अगर मुझे ये कंफर्म करना है कि भाई मुझे सैलरी का एविडेंस चाहिए, तो मुझे प्रोसीजर परफॉर्म ये करना पड़ेगा कि उसकी कंपनी में जाऊँ, ठीक है। अगर मुझे ये मालूम करना है कि भाई ये किन लोगों में उठता बैठता है, तो मैं इसके दोस्तों को देखूंगा, इसके दोस्तों को ऑब्जर्व करूंगा, इसके दोस्त कैसे हैं, ठीक है। वो अगर किस तरीके का उसका बिहेवियर है, एटीट्यूड है, तो मैं उसके दोस्तों को कॉल करके पूछूंगा। तो पहले मुझे ये डिसाइड होना चाहिए कि भाई मैं क्या एविडेंस तलाश कर रहा हूँ, क्या चीज़ कंफर्म करना चाह रहा हूँ। सबको यहाँ तक क्लियर है? तो एविडेंस और प्रोसीजर का रिलेशन समझ में आ गया। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि एविडेंस आपको कितना चाहिए। आपको आइजा कहता है कि भाई इतना एविडेंस ले लो, डेट इज सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब इतनी क्वांटिटी हो जो आपको लगे हाँ यार इसकी बेसिस पे मैं ओपिनियन दे सकता हूँ। लेट्स से भाई एक बंदे का मुझे मालूम करना है कि यार ये बंदा कैसा है, ये बंदे का एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके एक दोस्त को कॉल करूँगा। अब एक दोस्त हो सकता है वो मुझे शायद झूठ बोल दे, तो मैं बोलूँगा यार एक दोस्त को कॉल करके सफिशिएंट नहीं है, एटलीस्ट मैं 3 से 4 लोगों को तो कॉल करके कंफर्म करूँ ना ये बंदा कैसा है। समझ में आ रही है? तो ये एक क्या होगा, सफिशिएंट डिसाइड करना, ये क्या है, ऑडिटर की जजमेंट कॉल होगी। अब बात समझ में आ रही है? वंस अगेन क्या आ गई, जजमेंट। और जो शुरू में पढ़ा था हमने, प्रोफेशनल जजमेंट। सफिशिएंसी डिसाइड करना क्या होगा, बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट। जो आपने रिस्क असेसमेंट करी थी, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी एविडेंस लेने की, ठीक है ना। जहाँ ज़्यादा रिस्क लगेगा, जहाँ ज़्यादा मसले लगेंगे, तो वहाँ आप एविडेंसेस भी ज़्यादा के लिए तलाश करोगे। समझ में बात आ रही है? तो सफिशिएंसी मतलब क्या, कि क्या ये इनफ है इतना एविडेंस, ठीक है, क्या इसकी बेसिस पे ओपिनियन में फॉर्म कर सकता हूँ। सबको क्लियर है? जल्दी से कंफर्म करो, सबको क्लियर है?
सफिशिएंसी क्लियर हो गई। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आती है एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस देखो, अगर मैं उसके दोस्त से कॉल करके पूछता हूँ तो एक मुझे ये भी है कि यार उसका दोस्त तो हो सकता है, उसका जो बडी है वो तो पहले से उस बंदे को बोल देगा कि यार तुम्हें ना मेरे बारे में अच्छा 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 कहना सब कुछ, ठीक है। अगर मैं उसके दोस्त से इंक्वायरी करता हूँ तो वो तो बोलेगा भाई मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलना। तो ये जो एविडेंस मुझे मिलेगा उससे दोस्त से पूछकर, तो वो हो सकता है इतना ज़्यादा रिलायबल एविडेंस ना हो। अब एप्रोप्रिएटनेस के अंदर दो बातें आ जाती हैं, एक तो होती है रेलिवेंस और एक होती है रिलायबिलिटी, ठीक है। एक होती है रेलिवेंस, एक होती है रिलायबिलिटी। सबको समझ में बात आ रही है मेरी? सबको क्लियर हो रहा है? एक होती है रेलिवेंस, एक होती है रिलायबिलिटी। सबको समझ में आ रही है? एप्रोप्रिएटनेस में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाती है रेलिवेंस, एक हो जाती है रिलायबिलिटी। अभी हम पहले समझ लेते हैं रिलायबिलिटी को, ठीक है। रिलायबिलिटी में आपको पहले तो ये देखना कि जो एविडेंस मिल रहा है क्या वो रिलायबल है, इसके ऊपर ईमान लाया जा सकता है या नहीं। अगर मैं इसके दोस्त से पूछ रहा हूँ, इसका दोस्त तो मुझे झूठ कहेगा, तो कोई मैं क्या करूँ, कोई ऐसा बंदा जो इससे अटैच, मतलब इसको जानता भी हो और इससे इन्फ्लुएंस भी ना हो सके, मतलब कोई ऐसा थर्ड पार्टी जो इसको जानता भी हो लेकिन इसके बारे में इसकी फेवर में ज़्यादा ना बोले, मतलब इससे इतना ज़्यादा अटैच ना हो, जो इससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, ठीक है। तो मैं ऐसा बंदा कोई तलाश करूंगा जो मुझे सही ओपिनियन दे इसके बारे में, सही न्यूट्रल होके बताए। बिल्कुल सबको यहाँ तक क्लियर है? इंडिपेंडेंट हो। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर एक ऑडिटर जा रहा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा रिलायबल एविडेंस क्या होगा कि भाई कोई थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट ज़्यादा रिलायबल होगा। अगर लेट्स से मैं सेल्स को वेरीफाई करने जा रहा हूँ तो सेल्स में अगर मैं इनवॉइस मांग के सेल्स को वेरीफाई कर रहा हूँ कि इनवॉइस रियल है या फेक है, और इनवॉइस ले रहा हूँ, इनवॉइस सेल्स के अंदर इनवॉइस करता कौन है, इनवॉइस कौन इशू करता है, जल्दी से मुझे बताओ, इनवॉइस कौन इशू करता है सेल्स के अंदर? सेल्स अगर हो रही है तो इनवॉइस कौन इशू करेगा, जल्दी से बताओ ना। सेल्स अगर हो रही है तो इनवॉइस कौन इशू करेगा? कौन इशू करेगा? एंटिटी करेगी या सामने वाला कस्टमर करेगा? जल्दी से बताओ ना, इतना परेशान क्यों हो गए? सेल्स की अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसमें इनवॉइस इशू कौन करेगा? कंपनी करेगी या कस्टमर करेगा? कंपनी करेगी। तो भाई अगर कंपनी इनवॉइस इशू कर रही है तो कंपनी के लिए फेक इनवॉइस बनाना, फेक इनवॉइस बनाकर आपको देना कितनी देर लगनी है उसको? तो 5 मिनट लगेंगे, प्रिंट करेगा और आपको दे देगा ये लो इनवॉइस। तो फेक ट्रांजैक्शन को तो वो इजीली जस्टिफाई कर देगा इनवॉइस से। तो आपके लिए बहुत अच्छे, एसएम कह रहा है फ्लाइंग इनवॉइस, बहुत अच्छे। तो भाई तो आपके लिए रेलिवेंट डॉक्यूमेंट क्या होगा? जल्दी से मुझे बताओ, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट क्या होगा? जल्दी से बताओ ना, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट क्या होगा? सामने वाले ने जीआरएन की कॉपी दी होगी, सामने वाले ने जीडीएन पे एक्नॉलेजमेंट दी होगी, तो वो डॉक्यूमेंट आपके लिए रिलायबल होगा। कोई एग्रीमेंट होगा जिसके ऊपर, जो कोई एग्रीमेंट अगर होगा जिसके अंदर दोनों पार्टीज की साइनिंग आ रही होगी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा। सामने वाली पार्टी ने रिसीट करा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बैंक से पैसे निकले हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आपके लिए थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। समझ में आ रही है? मतलब कि एक्सटर्नल एविडेंस आपके लिए ज़्यादा रिलायबल होगा। समझ में आ रही है? अगर तो आपको फोटो कॉपी मिले और एक हाथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिले, ओरिजिनल रिलायबल होगा या फोटो कॉपी रिलायबल होगी? जल्दी से मुझे बताओ, अगर एग्रीमेंट की एक तरफ कॉपी मिले, एक तरफ एग्रीमेंट की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिले, तो क्या रिलायबल होगा? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़्यादा रिलायबल होगा। सबको समझ में आ रही है? अच्छा, एक और चीज़, अगर तो आपको कंपनी के अंदर आपको डेप्रिसिएशन की वर्किंग मिलती है, ठीक है, आपको कंपनी के अंदर से डेप्रिसिएशन की वर्किंग मिलती है। अच्छा, एक कंपनी के अंदर कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, डेप्रिसिएशन की वर्किंग जो है वो चेक करी जाती है, रिव्यू करी जाती है, क्वालिफाइड लोग रिव्यू करते हैं, फिर इसके बाद जाके उसको फाइनल करके रिकॉर्डिंग करते हैं। और दूसरी कंपनी के अंदर कोई चेकिंग करने वाला नहीं है, डॉक्यूमेंट बनता है बस, इसके बाद वो रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो एक तरफ डेप्रिसिएशन की वर्किंग जो चेक करके मिल रही है और दूसरी तरफ जो ऐसे ही मिल रही है आपको, तो कौन सी ज़्यादा रिलायबल होगी? जहाँ कंट्रोल्स अच्छे होंगे वो ज़्यादा रिलायबल होगी, जहाँ कंट्रोल्स वीक होंगे वो ज़्यादा रिलायबल होगी? जल्दी से बताओ। जहाँ कंट्रोल्स अच्छे होंगे वो ज़्यादा रिलायबल होगी, जहाँ कंट्रोल्स वीक होंगे वो ज़्यादा रिलायबल होगी? जहाँ कंट्रोल्स अच्छे होंगे वो ज़्यादा रिलायबल होगी। सबको समझ में आ रही है?
जल्दी से बताओ, सबको समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, एक तरफ आपको बोला जाता है कि भाई हमारी कंपनी ने प्राइसिंग इंक्रीज़ कर दी, या फिर आपको कोई भी वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई हमारा केस रिजॉल्व हो गया, हमारा एक केस लीगल केस चल रहा था वो तो फाइनल हो गया, अब कोई मसला नहीं है, या फिर सामने वाली पार्टी ने हमें पैसे माफ़ कर दिए। तो एक तरफ हमें ओरल एविडेंस मिल रहा है, दूसरी तरफ एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मिलता है। तो कौन सा ज़्यादा रिलायबल होगा, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस या ओरल एविडेंस? जल्दी से बताओ कि रिटर्न एविडेंस ज़्यादा रिलायबल है या फिर ओरल एविडेंस हमारे लिए ज़्यादा रिलायबल है? रिटर्न डॉक्यूमेंट ज़्यादा रिलायबल है, रिटर्न डॉक्यूमेंट ज़्यादा रिलायबल है। सबको क्लियर हो रहा है? रिटर्न डॉक्यूमेंट ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, मैंने रिलायबिलिटी के लिए आपके लिए आसान करने के लिए कोड, ये बस ये लफ्ज़ याद रख लो, कोड। सी से क्या है? सी से कंट्रोल्स। सी से क्या है? कंट्रोल्स। जहाँ कंट्रोल्स अच्छे होंगे वहाँ क्या होगा? जहाँ कंट्रोल्स अच्छे होंगे वहाँ का एविडेंस ज़्यादा रिलायबल होगा। ओ से क्या है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डी के अंदर दो चीज़ें, जो डायरेक्टली ऑडिटर को रिसीव होगा एविडेंस वो ज़्यादा रिलायबल होगा, जो क्लाइंट के थ्रू आपको मिलेगा वो ज़्यादा रिलायबल होगा। जल्दी से बताओ ना, जो क्लाइंट के थ्रू मिलेगा या फिर जो ऑडिटर के थ्रू मिलेगा, डायरेक्ट ऑडिटर को मिलेगा, कौन सा ज़्यादा रिलायबल होगा? जल्दी से बताओ ना, डायरेक्टली वाला रिलायबल होगा या फिर जो मैनेजमेंट के थ्रू मिलेगा, डायरेक्टली वाला? तो समझ में आ रही है बात? डी से क्या है? डायरेक्टली बाय द ऑडिटर। डी से एक और क्या? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और ई से क्या है? एक्सटर्नल सोर्सेज से, मतलब थर्ड पार्टी से अगर तो एविडेंस कोई मिलेगा वो ज़्यादा रिलायबल होगा। तो बस इतना सा वर्ड याद रख लो, कोड। सी से क्या है? दोबारा रिपीट करो मेरे साथ साथ। सी से क्या है? कंट्रोल्स। ओ से क्या है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। डी से क्या है? जो डायरेक्टली मुझे मिले। डी से एक और क्या है? जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। और ई से क्या है? जो एक्सटर्नल सोर्सेज से हमें मिले एविडेंसेस। सबको क्लियर है? डायरेक्टली की क्या एग्जांपल है? अगर रिसीवेबल की कंफर्मेशन में सेंड करता हूं और रिसीवेबल की कंफर्मेशन एक आती है मैनेजमेंट के थ्रू और एक मुझे डायरेक्टली रिसीव होती है, हो सकता है जो मैनेजमेंट के थ्रू आई हो वो मैनिपुलेशन करके आई हो सकता है मैनेजमेंट ने सामने वाली पार्टी को इन्फ्लुएंस करा हो, और एक जो डायरेक्टली मुझे रिसीव हुई है, डायरेक्टली मेरे ईमेल पर या फिर मेरे पोस्ट कुरियर हुआ है डायरेक्टली फर्म के अंदर, तो वो ज़्यादा रिलायबल होगी या फिर जो मैनेजमेंट के थ्रू आई है? जल्दी से मुझे बताओ। कंफर्मेशन जब भी हम बैंक को भेजते हैं तो वो हम बोलते हैं भाई डायरेक्टली हमें रिसीव होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम कस्टमर को भी या फिर सप्लायर्स को भी कंफर्मेशन भेज रहे हैं, हम बोलते हैं डायरेक्टली ऑडिटर को रिप्लाई आए, मैनेजमेंट को रिप्लाई नहीं आए, डायरेक्टली ऑडिटर को आए। मैनेजमेंट से अगर रिसीव होगी तो हम वो एक्सेप्ट नहीं करते। समझ में आ रही है बात? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? नॉट फॉरवर्डेड में क्या कहना चाह रहे हो? हम डायरेक्टली उनको सेंड करते हैं और उसको लिखते हैं कि भाई बैंक को हम क्या करते हैं, हम थप्पा वप्पा लगवा के बैंक वालों को हम कंफर्मेशन भिजवाते हैं और कंफर्मेशन में हम बोलते हैं रिप्लाई हमें डायरेक्टली करना है आप लोगों ने। सबको क्लियर है? फॉरवर्डेड बाय मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी कंसीडर्ड। फॉरवर्ड का इतना ज़्यादा मसला नहीं है, रिसीव हमें डायरेक्ट होना चाहिए। फॉरवर्ड का इतना बड़ा मसला नहीं होता, असल रिसीविंग हमें डायरेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। रिसीविंग हमारे पास डायरेक्ट आनी चाहिए। जब जो बैंक है या फिर कस्टमर है वो हमें डायरेक्टली हमें रिप्लाई करे, डायरेक्टली हमारे पास कुरियर सेंड करे, ठीक है, मैनेजमेंट को सेंड नहीं करे, डायरेक्टली हमें रिप्लाई करे। सबको क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से मुझे बताओ, सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो बस इतना सा लफ्ज़ याद रख लेना, कोड। सी फॉर कंट्रोल्स, ओ फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, डी फॉर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डी फॉर डायरेक्टली रिसीव बाय द ऑडिटर, ई फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज से जो हमें रिसीव हो। थोड़ा जूम कर दें, थोड़ा जूम कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सबको क्लियर है? अब दिख रहा है कोड? थोड़ा सा नीचे भी कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। कोड का वर्ड मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है। बस आपने कोड का वर्ड याद रखेंगे तो ये पांचों पॉइंट्स आपको याद आ जाएंगे। सबको क्लियर है? आसान हो गया? अच्छा जी, रेलिवेंस के अंदर देखो इम्पोर्टेंट ये है कि भाई अगर तो मुझे लेट से किसी की सैलरी मालूम करनी है तो मैं उसकी कंपनी में जाऊंगा, ये मेरे लिए प्रोसीजर क्या होगा, ज़्यादा रेलिवेंट होगा। वहाँ जाके उसके बॉस से मैं पूछूंगा और जो मुझे उसका रिप्लाई मिलेगा तो वो एविडेंस मेरे लिए रेलिवेंट होगा, ठीक है। अगर लेट से मैं उसके दोस्त से जाके उसकी सैलरी पूछूँ तो क्या वो रेलिवेंट एविडेंस होगा मेरे पास? अगर मैं उसकी सैलरी मालूम करने के लिए उसके दोस्त से इंक्वायरी करूं कि भाई इसकी सैलरी क्या है, क्या वो रेलिवेंट एविडेंस होगा मेरे लिए? जल्दी से मुझे बताओ।
अगर मैं किसी की सैलरी मालूम करने के लिए उसके दोस्त से पूछूं तो उसके दोस्त को तो पता ही नहीं होगी सैलरी, तो वो मेरे लिए रेलिवेंट एविडेंस नहीं है। रेलिवेंट एविडेंस क्या होगा कि मैं उसके बॉस के पास जाऊं, उसकी कंपनी में जाऊं और कंपनी में जाके पूछूं भाई इस बंदे की सैलरी क्या है। तो रेलिवेंसी डिपेंड करेगी कि भाई आप कौन सी, अगर मैं ऑडिट पर्सपेक्टिव से बात करूं, अगर मैं एग्जिस्टेंस की टेस्टिंग कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं लिस्ट से एक ट्रांजैक्शन उठाऊंगा और उसको मैं बोलूंगा भाई ये आइटम है, ये आइटम मुझे बताओ किधर पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये मेरा तरीका होगा अगर मैं एग्जिस्टेंस देख रहा हूं, तो ये एविडेंस मेरे लिए रिलायबल होगा। और अगर मैं कंप्लीटनेस देख रहा हूं तो जो फ्लोर पे चीज़ें पड़ी हुई है मैं बोलूंगा इसमें से ये चीज़ मुझे दिखाओ लिस्ट में किधर है। तो एविडेंसेस डिपेंड करेगा कौन सी अजर्शन को आप टेस्ट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपकी एविडेंसेस की रेलिवेंस भी चेंज हो जाएगी। समझ में बात आ रही है? सबको समझ में आ रहा है? तो अदर्शंस पे डिपेंड करेगी रेलिवेंस। अगर तो आप कंट्रोल टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर मैं एक तरीके से बैंक रिकन्सिलेशन ले रहा हूँ, ठीक है, क्या बैंक रिकन्सिलेशन चेक हो रही है नहीं हो रही, बैंक रिकन्सिलेशन को कोई रिव्यू कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये रिव्यू बैंक रिकन्सिलेशन देख रहा हूँ और उसमें साइनिंग देख रहा हूँ रिव्यूअर की, तो ये मैं कंट्रोल्स टेस्टिंग कर रहा हूँ या सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ। कंट्रोल्स देख रहा हूँ ना कि कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते। समझ में आ रही है? तो अगर तो मैं कंट्रोल्स की एग्जिस्टेंस चेक कर रहा हूं तो मैं जाहिर है उससे रिलेटेड मैं प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा और उससे रिलेटेड एविडेंस देखूंगा, ठीक है। अगर तो मुझे बैलेंस को वेरीफाई करना है कैश एंड बैंक के, तो फिर मैं देखूंगा कि भाई जो बैंक रिकन्सिलेशन है, बैंक रिकन्सिलेशन में जो एडिटिव सब्ट्रैक्टिव आइटम आ रहे रिकन्सिलेशन आइटम, उसके ऊपर सैंपल परफॉर्म करके उसको मैं फर्दर वेरीफाई करूंगा, सब्सिक्वेंट क्लियरेंस देखूंगा। सबको बात समझ में आ रही है? तो डिपेंड करेगा, बैंक रिकन्सिलेशन दोनों जगह पे मैं ले रहा हूँ, लेकिन एक जगह पे मैं क्या देख रहा हूँ, साइनिंग, और दूसरी जगह पे सब्सटेंटिव करते वक्त मैं क्या देख रहा हूँ, उसकी रिकन्सिलेशन आइटम्स। तो रेलिवेंस चेंज हो जाएगी अगर तो मैं अपना जो मेरा एविडेंस का टारगेट है वो मैं चेंज कर दूंगा। अगर एक तरफ मुझे कंट्रोल्स वेरीफाई करने हैं तो कंट्रोल्स के लिए एविडेंस डिफरेंट होगा, और अगर तो मुझे बैलेंस को वेरीफाई करना है तो मेरा एविडेंस डिफरेंट होगा। बैलेंस में भी अजर्शन देखूंगा कि कौन सी अजर्शन में टेस्ट कर रहा हूं, तो उसमें मेरा एविडेंस डिफरेंट हो जाएगा। सबको क्लियर है? सबको यहाँ तक क्लियर है? सबको जल्दी जल्दी बताओ यहाँ तक क्लियर है? सबको सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस समझ में आ गया? सफिशिएंसी क्या होती है? क्वांटिटी। अप्रोप्रिएटनेस क्या होती है? क्वालिटी। अप्रोप्रिएटनेस के अंदर दो बातें आती हैं, रेलिवेंस आती है और रिलायबिलिटी आती है। रिलायबिलिटी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? कोड। जल्दी से मुझे बताओ, कोड, ठीक है। और अगर रेलिवेंस की बात करूँ तो रेलिवेंस का शॉर्ट फॉर्म क्या है? स्टार, जिसके अंदर एस फॉर क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टी फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ए फॉर अजर्शन और आर फॉर रेलिवेंस। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है? ये पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है किसी को? आगे बढ़ें जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ें, जल्दी से मुझे बताओ। आसान कर दिया बिल्कुल, ये स्टार कोड जल्दी से याद कर लोगे, आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में ऑडिट प्रोसीजर की दो टाइप्स हैं। एक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरी टाइप क्या होती है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जो कि आज की क्लास का हमारा टारगेट है, ठीक है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में दो बातें होती हैं, एक होती है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एक होती है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स में सिंपल से ये काम करते हैं भाई, लास्ट ईयर से कंपैरिजन कर लिया हमने, या फिर दूसरे हेड से हमने देख लिया कि एक तरफ अगर डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है तो क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। हम कॉम्पिटिटर वाइज भी देख लेते हैं भाई, इंडस्ट्री में अगर सेल्स इतने परसेंटेज से बढ़ रही है, लेट्स से 10% से, तो कंपनी की सेल्स कितने % से बढ़ रही है। तो ये होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। सबको समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया? एनालिटिकल प्रोसीजर समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। प्रोसीजर्स की टाइप क्या होती है? प्रोसीजर की 7 किस्म के प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैंने रखा है काइरो, ठीक है। प्रोसीजर 7 तरीके के होते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? काइरो। सी फॉर, जल्दी जल्दी रिपीट करते रहो, कंफर्मेशन। ए फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, आई फॉर इंस्पेक्शन, ठीक है, आई फॉर इंक्वायरी, आई 2 हैं, ठीक है, आई फॉर इंस्पेक्शन, आई फॉर इंक्वायरी, ठीक है। आर फॉर रीकैलकुलेशन, आर भी 2 हैं, ठीक है, रीकैलकुलेशन। आर फॉर री परफॉर्मेंस, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन। याद रह जाएगा सबको? भूलोगे तो नहीं, शॉर्ट फॉर्म बस याद रखनी है आप लोगों ने। रेलिवेंस में 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी, क्या था? स्टार, और रिलायबिलिटी में क्या था हमारा शॉर्ट फॉर्म? कोड। और एनालिटिकल और प्रोसीजर्स के जो 7 प्रोसीजर्स है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? काइरो। याद रह जाएंगी चीज़ें? जल्दी से मुझे बताओ, याद रह जाएगी? जल्दी जल्दी बताओ। इंस्पेक्शन में कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्शन में क्या करूंगा? अगर लेट से मुझे कोई इनवॉइस देखनी है, कंफर्म करना है, तो इनवॉइस की इंस्पेक्शन करूंगा,
ठीक है, एग्रीमेंट की इंस्पेक्शन करूंगा, ठीक है, इंस्पेक्शन मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट वगैरह को देखना। सबको क्लियर है? याद करना पड़ेगा, टाइम लगेगा सर, कोई मसला नहीं है, इतने छोटे छोटे तो शॉर्ट फॉर्म है, कोड, स्टार और कायरो। कायरो इजिप्ट का शहर का नाम है, ठीक है, तो आराम से चीज़ें याद हो जाएंगी, मसला नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इंस्पेक्शन हमने पढ़ लिया, इंस्पेक्शन में क्या करूंगा, कोई डॉक्यूमेंट देखूंगा, ठीक है। इंक्वायरी मतलब किसी को जाके पूछना, अच्छा भाई मुझे बताओ सेल्स क्यों बढ़ रही है, अच्छा भाई मुझे बताओ क्या हुआ, प्राइसेस आपकी बढ़ गई, अच्छा ठीक है, ये क्या है, इंक्वायरी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नॉर्मल सी बातें, कोई मुश्किल बातें नहीं है। रीकैलकुलेशन करना मतलब एक बंदे ने डेप्रिसिएशन की वर्किंग करी हुई है, मैं उसकी वर्किंग में देख रहा हूँ क्या इसने प्लस माइनस के फॉर्मूले ठीक लगाए या नहीं लगाए, ठीक है, क्या इसने सही परसेंटेज अप्लाई करी है या नहीं करी, ये होती है रीकैलकुलेशन। रीपरफॉर्मेंस क्या होती है, रीपरफॉर्मेंस ये होती है कि भाई मैं उसकी वर्किंग ले लूँ, ठीक है, उसकी वर्किंग को चेक नहीं करूँ, मैं बोलूँ कि भाई मैं एक नई वर्किंग बनाऊंगा अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से अब एक नई वर्किंग, न्यू वर्किंग बनाऊंगा, सिर्फ मुझे ये बता दो इसके ओपनिंग बैलेंस क्या है, ठीक है, इसने कितनी एडिशंस करी, कितने डिस्पोजल्स करे, और इसकी जो परसेंटेज है डेप्रिसिएशन की वो मुझे बता दो, और कब कब इसने करा, तो मैं पूरी एक नई वर्किंग बनाऊंगा। इसको कहते हैं रीपरफॉर्मेंस। मैं दोबारा से कैलकुलेशन को क्या कर रहा हूँ, दोबारा से उसको परफॉर्म कर रहा हूँ, इसको कहते हैं रीपरफॉर्मेंस, ठीक है। रीकैलकुलेशन क्या होती है, उसी मैनेजमेंट की वर्किंग को सिर्फ चेक करना क्या उसमें फॉर्मूला सही लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, परफॉर्म सही हुई हुई है या नहीं हुई हुई। सबको समझ में आ रहा है रीकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस का डिफरेंस समझ में आया? जल्दी से मुझे बताओ, रीकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस का डिफरेंस समझ में आया सबको? ठीक है, रीकैलकुलेशन इज अ सिंगल ट्रांजेक्शन, रीपरफॉर्मेंस इज सिंगल एट। बस इस सिंपल से याद रखो, रीकैलकुलेशन क्या है, रीकैलकुलेशन सिंपल सी चीज़ है, एक आपने मुझे डेप्रिसिएशन की वर्किंग दी, मैं उसी वर्किंग में फार्मूलाज की टेस्टिंग कर रहा हूँ, फार्मूला सही लगे हुए हैं। लेट से अगर आपने एनआरवी टेस्टिंग की वर्किंग ली, ठीक है, एक तरफ आ रही होगी सेलिंग प्राइस, एक तरफ आ रही होगी कॉस्ट, आपका एक फार्मूला लगा हुआ होगा कि भाई विच एवर इज लोअर, दोनों में जो भी लोअर होगा वो मेरी वो उसमें ऐड हो जाएगा, अल्टीमेटली टोटल वैल्यू में जीएल के अंदर ये अमाउंट रिकॉर्ड होनी है, तो मैं देखूंगा उसमें जो भी लोअर होगा उस पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँगा। तो बस मैं मेक श्योर ये करूँगा कि फॉर्मूला सही लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि बीच में कोई फॉर्मूला गलत लगा हुआ हो जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी अमाउंट गलत हो जाए। तो रीकैलकुलेशन ये होती है, रीपरफॉर्मेंस ये होती है कि भाई मैं पूरी लिस्टिंग लूँ और अपने हिसाब से खुद फॉर्मूला लगाऊँ, और फॉर्मूला लगा के पूरी रीपरफॉर्म उसको खुद से एक नई वर्किंग बनाऊँ, उसको कहते हैं रीपरफॉर्मेंस। सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद आ जाए आप लोग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशन के अंदर लेट से अगर कोई प्रोसेस है या फिर कोई भी चीज़ें आपको देखनी है, लेट से कंट्रोल्स, इधर कैमरा लगे हुए नहीं लगे हुए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जाके विजिट कर रहा हूँ क्लाइंट के प्लेस में और उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अच्छा जी, कैमरा लगे हुए हैं, ठीक है, अच्छा क्लाइंट के प्रोसेस क्या फॉलो हो रहा है, जैसे मैंने पढ़ा था ना वॉक थ्रू, और हम लोग इंक्वायरी करेंगे सारी चीज़ें, तो अगर तो फेसबुक की ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई मार्केटिंग चल रही है, तो मैं सारी चीज़ें बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि इनका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये लोग चीज़ें करते हैं, तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इनके एक्टिविटीज़ को। समझ में आ रही है बात है सबको? ऑब्जर्वेशन समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी मुझे बताओ, समझ में आ रही है, क्लियर हो रही हैं चीज़ें? जल्दी जल्दी रिपीट, मेरे मुझे साथ साथ बताते रहो ना, जहाँ कोई कन्फ्यूजन है मुझे बताते रहो, जल्दी 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 से मुझे बताओ कि भाई समझ में आ रही है बातें, ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया? अच्छा जी, फिर इसके बाद आ जाते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर से कंपेयर कर लेते हैं, रेशोज़ को देख लेते हैं, इसके अलावा इंडस्ट्री से कंपेयर करके हम देख लेते हैं, हेड वाइज कंपैरिजन कर लेते हैं कि भाई लेट से अगर सेल्स बढ़ रही है तो रिसीवेबल्स भी इतने परसेंटेज से बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, या फिर सेल्स बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं। तो ये सारे रिलेशनशिप्स मैं आपस में देख रहा होता हूँ, ये फाइनेंशियल भी देख रहा होता हूँ, नॉन फाइनेंशियली भी देख रहा होता हूँ। लेट से अगर कस्टमर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो क्या मेरे पास सेल्स इंक्रीज़ हो रही है नहीं हो रही, ठीक है, तो इस तरीके से भी मैं चीज़ें देख रहा हूँ, ठीक है। कस्टमर कंप्लेंट्स अगर बढ़ रही हैं तो क्या वारंटी प्रोविजन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? समझ में आ रही है बात है? जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो, जल्दी से बताओ ना, समझ में आ रही है बात है? प्रोसीजर सबको क्लियर हो गए? प्रोसीजर में किसी को कोई मसला तो नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ, प्रोसीजर में किसी को मसला तो नहीं है? जल्दी जल्दी, सिर्फ 7 का रिप्लाई आ रहा है, बाकी किधर चले गए भाई? बाकी लोग किधर चले गए? फहाद किधर हो, एसम किधर हो? अच्छा जी, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अदर
कुछ रिक्वायरमेंट्स है। अदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? पहली चीज़ ये कि हमें क्या देखना है कि रेलिवेंस और रिलायबिलिटी के अंदर और भी चीज़ें हमें देखनी है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी मैनेजमेंट की तरफ से। मैनेजमेंट की तरफ से वो क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि लेट्स से डेप्रिसिएशन की वर्किंग मिल रही है, तो क्या वो डेप्रिसिएशन की जो वर्किंग मिल रही है क्या वो वर्किंग कंप्लीट है, क्या वो वर्किंग एक्यूरेट है। कंपनी की तरफ से हमें फिक्स एसिड रजिस्टर मिला है, फिक्स एसिड रजिस्टर बना कौन रहा है? एंटिटी खुद बना रही है ना, उसको एंटिटी खुद प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो क्या वो जो फिक्स एसिड रजिस्टर है क्या वो कंप्लीट है, क्या वो एक्यूरेट है, तो उसको हमें देखना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने कोई रिपोर्ट दी है तो क्या वो एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है, क्या वो एक्सपर्ट कैपेबल है, क्या वो एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट है, क्या उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा अगर तो कोई एक्सटर्नल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, अगर तो कोई एक्सटर्नल जैसे कि लेट्स से ईसीएल की कैलकुलेशन होती है, ईसीएल की कैलकुलेशन के अंदर आपको इन्फ्लेशन रेट का भी काम होता है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी काम होता है फॉर फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर के लिए। फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको इन्फ्लेशन भी देखना पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी देखना पड़ता है, जीडीपी भी देखनी पड़ती है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी पड़ती है इंटरनेट से, ठीक है ना, वहाँ से आपको मिलेगी, ठीक है। अब ये जो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाली है इन्फ्लेशन का रेट, क्या वो इन्फ्लेशन का रेट जो निकाला है क्या वो रिलायबल है, क्या वो रेलिवेंट है? क्या मतलब रेलिवेंट रिलायबल? हो सकता है कि भाई फेसबुक पे किसी पेज ने लगा दिया हो कि भाई हमारी मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है 20%, ठीक है। अब वो फेसबुक का पेज जो है वो रिलायबल है क्या? और एक तरफ दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक वेबसाइट है कोई जो कि ऑथोराइज्ड वेबसाइट है और उसने निकाला है कि भाई हमारा जो इन्फ्लेशन है 15% है। कंपनी ने 20% लिया है वो फेसबुक वाले पोस्टर से, क्या वो रिलायबल है? जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो, क्या वो रिलायबल है? कौन सी चीज़ रिलायबल ज़्यादा होगी? वो रिलायबल नहीं है क्योंकि वो ऑथोराइज नहीं है। ऑथोराइज कौन है? वो जो वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है जिसने रेट निकाला कि भाई 15% है। तो भाई जो एक्सटर्नल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट ने यूज़ करी है तो वो आपने देखना है क्या वो रिलायबल है या नहीं है, तो वो भी आपने देखना होगा। सबको समझ में आ रही है बातें? तो इधर वो सारी बातें लिखी हुई हैं। अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आता है कि भाई एविडेंस लेते वक्त आपने ये भी देखना है कि भाई कौन सा मेथड सेलेक्टिंग करने का ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। वो सैम्पलिंग में हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई सैंपल सेलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड हमें करना चाहिए। 100% टेस्टिंग करनी है, सैंपल बेसिस पे चीज़ें करनी है, तो सिलेक्शन कैसे करनी है वो सैंपल में सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ सैंपल का कॉन्सेप्ट निकलता है और सैंपल इसी चैप्टर का पार्ट है, लेकिन आज हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सैंपल का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कि भाई सैंपलिंग का, ठीक है, और एविडेंस से आपका कॉन्सेप्ट निकलता है और इसी चैप्टर का पार्ट है सैंपलिंग। लेकिन सैंपलिंग हम बाद में पढ़ेंगे सुकून से, इसमें कोई इतना ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अगर तो जो एविडेंस आपको मिल रहा है, ठीक है, या तो वो हो सकता है रिलायबल ना हो या तो हो सकता है वो इनकन्सिस्टेंट हो, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में फर्दर और एविडेंस लेंगे जब तक कि हम सेटिस्फाई ना हो जाए, हाँ भाई अब ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है। मैं अगर किसी के बारे में पूछता हूँ, कॉल करता हूँ और उससे पूछता हूँ तो मुझे उसके आंसर से मैं सेटिस्फाइड नहीं होता कि यार उसने जो मुझे बताया ना तो वो मुझे ऐसा ही बताया, सही तरीके से उसने मुझे बताया नहीं कि भाई ये बंदा कैसा है क्या है, उसने मुझे जल्दी जल्दी करके कॉल रख दी, ठीक है ना। अब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, अभी तक मुझे लग रहा है ये अनरिलायबल ऑडिट एविडेंस है, तो मैं क्या करूँगा? फर्दर उसके और दोस्तों से मालूमात करूँगा यार ये बंदा कैसा है। समझ में बात आ रही है सबको? तो जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा जब तक मैं एविडेंसेस लेता रहूँगा। या फिर अगर तो मुझे लगता है कि यार बंदा रिलायबल नहीं है, ये बंदा रिलायबल नहीं है, एविडेंसेस मुझे मिले, तो मैं क्या करूँगा? इसकी बेसिस पे अपना ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट में दे दूंगा। सबको समझ में बात आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ, सबको कन्फर्म्ड हो गया यहाँ तक? जल्दी जल्दी कंफर्म करो। यहाँ तक सबको कंफर्म्ड है? हमारा एविडेंस वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो, हम आगे बढ़ जाएं, ठीक है। जल्दी से मुझे कंफर्म करो, कोई क्वेश्चन है और एविडेंस से रिलेटेड तो हम अभी पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ जाएं। कंक्लूसिव एविडेंस तो बच्चा मैंने उसी दिन समझाया था शुरू वाली क्लास में, बिल्कुल पहली क्लास जो हमारी थी
शुरू वाली क्लास में समझाया था परसुएसिव एविडेंस और कंक्लूसिव एविडेंस का मैंने फ़र्क समझाया था कि कंक्लूसिव एविडेंस ये होता है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ 5 + 5 तो 10, 4 + 4 8, ठीक है। परसुएसिव एविडेंस ये होता है कि अगर मैं आपको बोलूँ भाई इस जगह की वैल्यू क्या है, तो एक बच्चा बोलेगा भाई 1 करोड़, दूसरा बच्चा बोलेगा 1.5 करोड़, दूसरा एक और बोलेगा 1.25 करोड़। तो हर बंदा एक अलग अलग चीज़ें बोल रहा होगा, तो वो अभी रिलायबल नहीं है, वो एक एस्टिमेटेड है, ठीक है। अब आपको देखना है कि यार क्या ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना, वो होता है परसुएसिव एविडेंस। सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा जी, फहद अवान कह रहे हैं सर हमें कैसे पता लगेगा कि एविडेंस सफिशिएंट है ओपिनियन के लिए? प्रोफेशनल जजमेंट। चंदा, प्रोफेशनल जजमेंट भी तो कोई चीज़ है ना। अगर किसी के बारे में आप मालूमात कर रहे हो, आप देखते हो ना कि आपकी फैमिली के अंदर भी कितने लोगों के रिश्ते हुए होंगे और उनकी इंक्वायरी करी होगी, तो वो भी तो सर्चिंग करते हैं ना, वो कॉल करते हैं उनके रिश्तेदारों के साथ मिलते हैं, तो वो भी अपनी जजमेंट की बेसिस पे वो भी अपनी क्या करते हैं, जो बड़े जितने भी होते हैं घर के, वो अपने प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करते हुए बोलते हैं हाँ यार अब सफिशिएंट एविडेंस हमारे पास है कि बंदा ठीक है, ठीक है। फिर उसकी बेस पे वो क्या करते हैं भाई, अपना ओपिनियन ड्रॉ करते हैं, हाँ भाई बंदा ठीक है, चलो भाई रिश्ता कर लेते हैं। समझ में आ रही है? तो प्रोफेशनल जजमेंट, चंदा प्रोफेशनल जजमेंट इसमें यूज़ करनी पड़ती है। जब भी तो शुरू में पहली क्लास में आइदर 200 की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और प्रोफेशनल जजमेंट आपको थ्रू आउट द ऑडिट यूज़ करनी है। समझ में आ रही है बातें? बस इतना उसने बता दिया कि रिस्क ज़्यादा होगा तो एविडेंस भी ज़्यादा ऑब्टेन करना पड़ेगा। सिर्फ उसने इतना बता दिया आपको आइजा ने कि अगर तो रिस्क ज़्यादा होगा तो एविडेंस ज़्यादा करना पड़ेगा। अब ज़्यादा कितना करना है वो तो अल्टीमेटली ऑडिटर की जजमेंट है। कोई आपको ये नहीं बताया कि भाई 10 ले लो, 20 सैंपल ले लो, 30 ले लो। ऑडिटर की जजमेंट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन रिस्क ऑडिटर की जजमेंट। बस इसने एक क्राइटेरिया बता दिया, जितना ज़्यादा रिस्क उतने ज़्यादा एविडेंसेस, जितना कम रिस्क उतने कम एविडेंसेस। ठीक है, सबको क्लियर है? सर एक्सपर्ट की वैल्यूएशन परसुएसिव होगी तो रिलायबल एस्टिमेट बेस पर होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, सबको क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ें। अब